साल था 1987। पैगी कर जो एक वेटर का काम करती थी, अपने घर में अपने 3 बच्चे उनके साथ रहती थी। पैगी का हस्बैंड नहीं था और जब से पैगी अपने हस्बैंड से अलग हुई थी, उसके बच्चों ने अपने माँ को खुलकर हंसते कभी नहीं देखा था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें बदलना शुरू हो गई थी। हमेशा चुपचाप रहने वाली पैगी ने फिर से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया था। इसके पीछे की एक वजह थी एक मुलाकात, जो कि उसकी पायकर नाम के एक आदमी से हुई थी। फिर देखते ही देखते इनकी मुलाकात का जो सिलसिला था वो बढ़ता गया और दोनों में प्यार हो गया। पायकर ने अपनी पहली वाइफ से ऑलरेडी डिवोर्स ले रखा था। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। इसके बाद में जनवरी 1988 में पैगी और पाए दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद में ये दोनों अपने अपने बच्चों के साथ फ्लोरिडा के एक बहुत शांत और सेफ इलाके में चले जाते हैं। वहां पर इन्होंने घर लिया था और पूरा परिवार वहां पर शिफ्ट हो जाता है। ये सभी उस घर में शिफ्ट तो हो गए थे, लेकिन उस घर में कुछ ऐसी चीजें होने वाली थी जिसे देखकर FBI ने भी कहा कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। देखिए, पैगी के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और एक लड़की। इस घर में उसके साथ एक लड़का और एक लड़की आती है। लड़के का नाम ड्वेन होता है। दूसरी तरफ पाए के 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। उसके लड़के का नाम ट्रेविस होता है और एक लड़की होती है। इस घर में पाए, पैगी, ड्वेन, ट्रेविस और 2 उनकी बहनें, मतलब टोटल 6 लोग इस घर में अब रह रहे थे। अक्टूबर 23, 1988। पैगी एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और जो पाए था वो एक माइनिंग साइट पर काम करता था। रोज की तरह सुबह सुबह पैगी जल्दी उठती है, अपने काम पर जाने के लिए बच्चों को बाय बोलती है और काम पर चली जाती है। लेकिन सुबह के अभी 11 ही बजे थे। ड्वेन, जो कि पैगी का बेटा था, वो घर के अंदर आता है। वो देखता है कि पैगी के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर देखता है तो बेड पर कोई लेटा हुआ था। वो ब्लैंकेट को जब साइड करता है तो ये कोई और नहीं बल्कि पैगी होती है, जो कि कांप रही थी। उसे कुछ नहीं पता था कि वो इस समय कहां पर है। अब ये देखकर ड्वेन पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर बाकी अपने घर के बाकी जो लोग थे उन्हें बुलाता है और फटाफट एम्बुलेंस को कॉल कर पैगी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद ड्वेन पैगी के रेस्टोरेंट में फोन करता है और पूछता है कि पैगी को क्या हुआ। ये तो अच्छी भली काम पर गई थी। तो वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि पैगी जब काम पर सुबह सुबह आई और बाद में उसने रेस्टोरेंट वालों को यह कहा कि उसकी आज तबीयत सही नहीं है, तो वो घर वापस चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर्स ने वहां पर पैगी को कुछ पेन किलर दिए, कुछ दवाइयां दी, जिससे उसका दर्द तो कम हुआ। लेकिन डॉक्टर्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि पैगी को हुआ क्या। ना उसे बुखार, कुछ भी नहीं। बाद में पैगी के सारे टेस्ट किए जाते हैं, उन सभी में सारी चीजें नेगेटिव आती है। अब डॉक्टर हैरान परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है। पैगी के जो भी टेस्ट किए गए उसमें कुछ नहीं आया। तो शाम को पैगी को छुट्टी मिल जाती है और वो घर वापस चली जाती है। घर आकर पैगी से सभी पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, अचानक से कुछ मेरी बॉडी में होने लग गया। तो खैर उनको लगा कि शायद कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, तो वो सभी इस बात को इग्नोर कर देते हैं और पैगी को बेड रेस्ट के लिए कहते हैं। लेकिन इसके 3 दिन के बाद शाम के करीब 6 बजे हुए थे। पैगी आराम से लेटी हुई थी, लेकिन वो अचानक चिल्लाने लगती है। जब आसपास आकर उनसे बाकी घर वाले पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मेरी बॉडी को अंदर से काट रही है। तो फटाफट बच्चे पैगी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन करते हैं। लेकिन पाई कहता है कि हमारे पास मेडिसिन पड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम मेडिसिन दे देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन पैगी दर्द के मारे चिल्लाती जा रही थी। उसके बाद में पाई के मना करने के बावजूद भी पैगी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद में डॉक्टर ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं और जो भी टेस्ट थे उन्हें फिर से किया जाता है। लेकिन इस बार भी सब कुछ नेगेटिव आता है। अब हॉस्पिटल वालों के लिए दिक्कत ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो इलाज किस चीज के लिए कर रहे हैं, मतलब पैगी को प्रॉब्लम क्या है। अब इन सभी चीजों के 3 दिन बाद घर में ट्रेविस था, ड्वेन था और उसका फादर पायकर था। ट्रेविस आराम से बैठा हुआ था, लेकिन अचानक से वो खांसते खांसते चिल्लाने लगता है। पाए उससे पूछता है कि हुआ क्या, लेकिन इतने में ही ट्रेविस से नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब फटाफट पाए एम्बुलेंस को तो फोन करता है, लेकिन इतने ही देर में जो दूसरा बेटा ड्वेन था वो भी पाए को कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर जल रहे हैं। अब पाए को कुछ समझ ना आया कि ये सब क्या है। फटाफट एम्बुलेंस आती है और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ले जाकर उन दोनों लड़कों के भी सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन वहां पर भी सब कुछ नेगेटिव आता है। अब डॉक्टर भी क्या करे, उन्हें पता ही नहीं था कि इलाज किस चीज के लिए कर रहे हैं। खैर वो पेन किलर देते हैं। जब इन दोनों का पेन कम होता है तो इनसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या हो रहा था। तो ये कह रहे थे कि हमारे अंदर ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है। अब ये तो कोई इसका जवाब नहीं हुआ और पैगी का भी कुछ यही जवाब था जब उससे पूछा गया था कि तुम्हें हो क्या रहा है।
अब डॉक्टर्स परेशान, पाए परेशान, सभी लोग परेशान कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इन तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है, लेकिन जो पैगी की जो प्रॉब्लम थी वो इस बार कम नहीं हुई थी पेन किलर लेने से, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स एक चीज को नोटिस करते हैं कि जो पैगी के सर के बाल हैं वो काफी झड़ने शुरू हो गए हैं। अब ऐसा नहीं था कि ये थोड़े 2-4 बाल टूट रहे थे, उसके लगभग सर के सारे ही बाल अचानक से टूट गए थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा तो तभी होता है जब बॉडी के अंदर कोई पॉइजन हो, लेकिन यहाँ तो लगभग सारे ही टेस्ट कर लिए गए थे, कुछ भी नहीं आया। तो वो एक्सपर्ट को बुलाते हैं और एक लैब टेस्ट फिर से किया जाता है। इस बार जब सब कुछ अच्छे से देखा जाता है तो पैगी की बॉडी के अंदर से थाइलम मिलता है। देखिए, थाइलम एक तरह का बहुत डेंजरस केमिकल है और जितना थाइलम एक इंसान की बॉडी में होना चाहिए उससे 20,000 गुना पैगी की बॉडी के अंदर था, और जितने थाइलम से एक इंसान आसानी से मर जाता है उससे 50 गुना ज्यादा थाइलम पैगी की बॉडी के अंदर मौजूद था। अब ये देखकर सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि थाइलम एक इलीगल केमिकल है और ये किसी की बॉडी में इतना मिलना एक क्रिमिनल केस बनता है। तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और साथ में जो 2 लड़के थे ड्वेन और ट्रेविस, उनका भी थाइलम टेस्ट किया जाता है। उनकी बॉडी के अंदर से भी थाइलम मिलता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है। जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चलता है, उनका सबसे पहला काम था इस थाइलम के सोर्स को ढूंढना कि इनकी बॉडी के अंदर ये थाइलम आया कैसे। इसलिए वो सबसे पहले इनके घर जाते हैं, जो खाने पीने की चीजें थी उनका लैब टेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ नहीं मिलता। इनके घर के आसपास जो संतरों के खेत वगैरह थे उनको चेक किया जाता है कि कहीं इससे तो नहीं थाइलम फैल गया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं होता। घर का पानी चेक किया जाता है, जो पीने वाला आता है, जो नॉर्मल पानी भी आता है, कहीं इससे थाइलम तो नहीं आ गया। क्योंकि प्रॉब्लम की बात ये थी, जब तक सोर्स पता नहीं चलता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आसपास के जो लोग हैं वो सेफ है या नहीं। क्या पता पानी के अंदर थाइलम हो तो आसपास टाउन के जितने भी लोग हैं वो सारे इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब लोगों को भी इस केस का पता चल रहा था, तो पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत था। तो पुलिस क्या करती है कि इनके घर की अच्छे से लैब टेस्टिंग की जाती है। जो खाने पीने की चीजें थी वो तो थी ही, साथ में पूरी चीजों को अच्छे से देखा जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को घर के अंदर एक कोल्ड ड्रिंक का पैकेज मिलता है। उसके अंदर 6 बोतल थी, जिसमें 3 तो पी रखी थी, मतलब 3 नहीं थी, 3 अभी पैक थी। उसे भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जब लैब टेस्ट की रिपोर्ट सामने आती है तो उसके अंदर से थेलियम मिलता है, जो करीब करीब 1 ग्राम उन बोतल्स में मौजूद था, जो कि एक इंसान को मारने के लिए बहुत ज्यादा है। अब इस समय एक बहुत बड़ी मुसीबत पुलिस के सामने थी। मान लो कि फैक्ट्री में कुछ केमिकल से लोचा हो गया और कोक की बोतल में ये केमिकल चला गया, तो ना जाने कितने लोगों ने ऐसे कोक की बोतल पी होगी, तो वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं था, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। पुलिस जाती है फटाफट फैक्ट्री में जहां पर ये बोतल बनी थी, वहां पर पूरी चेकिंग होती है। तो फैक्ट्री वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये सब कुछ होना इम्पॉसिबल है। फैक्ट्री में थैलियम कहाँ से आया, और अगर आया मान लो बोटल्स में चला भी गया, उसे क्रॉस चेक भी किया जाता है। और साथ में कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी गलती तो वहां पर हो नहीं सकती। अगर हो भी गई तो कोई और केस क्यों नहीं आया। तो पुलिस ये तो समझ आती है कि फैक्ट्री में ये सब कुछ नहीं हो सकता। इन बोटल्स को फैक्ट्री के बाहर ही किसी ने टेम्पर किया है, इनके अंदर कुछ डाला है। अब अगर फैक्ट्री से नहीं तो इन बोटल्स के अंदर कहां से थैलेम आ सकता है। 2 तरीके हैं, या तो कोई इनके घर में आया वहां पर डाल दिया, और दूसरा ये कि किसी ने शॉप में डाल दिया। अब ज्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ की है कि किसी ने घर में आकर इन बोटल्स के अंदर थैलियम डाल दिया। और जब बोटल्स को अच्छे से चेक किया तो साफ दिख रहा था कि ढक्कन को अंदर से किसी ने खोला और बाद में उसे फिर से लगाया गया है। अब घर में ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस एक चीज को नोटिस कर रही थी कि जब भी वो हॉस्पिटल गए हैं उन्होंने पाए को कभी हॉस्पिटल नहीं देखा। तो उन्होंने सोचा कि जरा पाए के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने पाए के बारे में छानबीन करना शुरू की। तो पता चलता है कि 7 महीने पहले पैगी और पाए की शादी हुई थी। पहले तो दोनों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो हनीमून पीरियड था ये खत्म हो जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। बाद में पाए अपना ज्यादा टाइम अपने काम पर देना शुरू कर देता है। पहले तो पैगी इसको इग्नोर करती है, लेकिन बाद में वो पाए के ऊपर थोड़ी नजर रखना शुरू करती है। तो एक बार वो पाए को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। अब ये सब के बाद इनके बीच की जो लड़ाइयाँ थी वो और बढ़ जाती है। अब इतना सब कुछ पुलिस के लिए बहुत था, तो पुलिस जाती है सीधा पाए के पास, उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। पाए उनसे बात करता है और बैठाता है और वो उन्हें एक कहानी सुनाता है। बात थी 14th of June की।
यानी कि जब ये सब कुछ हो रहा था उससे 4 महीने पहले की ये बात है। जो ड्वेन था वो घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसकी नजर लेटर बॉक्स के अंदर पड़ती है। वहां पर एक लेटर पड़ा हुआ था। ड्वेन उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है, और वो उस लेटर को पढ़ने के बाद सीधा दौड़कर घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर पूरा परिवार ऐसे बैठा हुआ था। ड्वेन ये लेटर पाए को देता है। पाए इस लेटर को पढ़ता है। इसमें लिखा हुआ था कि तुम और तुम्हारी फैमिली के पास 2 वीक का समय है। 2 हफ्तों के बाद या तो तुम फ्लोरिडा को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे, और ये कोई मजाक नहीं है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग पहले तो डर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो हंसने लगते हैं। उन्हें लगा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा। वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन आगे चलकर ये सब कुछ हो गया। लेकिन पाए को लगा कि वो जो चिट्ठी उसे मिली थी उसका कोई ना कोई चक्कर यहाँ पर हो सकता है। पाए एक और बात पुलिस को बताता है। वो बताता है कि उनके घर में 2 कुत्ते थे। एक दिन एक कुत्ते की अचानक से मौत हो जाती है। वो बीमार नहीं था, अचानक से वो मर जाता है, और उस कुत्ते के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही वो दूसरा कुत्ता भी बिना किसी बीमारी के मर जाता है। अब यहाँ पर पुलिस सोचती है कि उस केमिकल का इस्तेमाल सबसे पहले शायद 2 कुत्तों के ऊपर किया गया हो, और बाद में जब वो प्लान सक्सेसफुल रहा तो फिर उन्हें बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनके ऊपर ट्राई किया गया। तो पुलिस क्या करती है कि पूरी फैमिली का थैलियम टेस्ट करती है कि कहीं बाकियों को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। जब रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि पाए करके ही बॉडी में थैलियम मिल गया था। मतलब कि किसी ने उसे भी मारने की कोशिश की। जो पुलिस की नजरों में सबसे बड़ा सस्पेक्ट था वो ही अब विक्टिम बन चुका था। अब यहां पर पुलिस के हाथ खाली थे। यहां पर एक और चीज सामने आई। क्या पता पाइकर ने अपने आप को थैलियम की थोड़ी कम मात्रा दी हो, ताकि उसके ऊपर पुलिस का शक भी ना आए और उसका काम भी बन जाए। लेकिन देखे, जिसने भी ये सब कुछ किया, मतलब कि पाइकर ने मान लो ये किया, तो उसे बहुत ज्यादा केमिकल्स की नॉलेज चाहिए ये सब कुछ करने के लिए। और जिस बंदे को केमिकल की नॉलेज है वो ये बात जानता है कि अगर थोड़ा सा भी थैलियम उसकी बॉडी के अंदर चला गया और बात ऊपर नीचे हो गई तो इस चीज का इलाज कोई नहीं है। तो भला कोई अपनी लाइफ को इतने बड़े रिस्क में क्यों डालेगा। तो पुलिस का पूरा शक पाइकर के ऊपर था, लेकिन अब उनका पूरा शक निकल चुका था। ऐसे ही समय निकलता जाता है और तारीख आ जाती है 3 मार्च 1989। पैगी की सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं हो रही थी। ड्वेन को उस हॉस्पिटल के रूम में ले जाया जाता है जहां पर पैगी थी। उसके बाकी बच्चे भी वहीं पर थे। उस समय वो डिसाइड करते हैं कि वो पैगी के वेंटिलेटर को बंद कर देंगे, क्योंकि पिछले काफी टाइम से पैगी ब्रेन डेड हो चुकी थी। तो पैगी के जब वो वेंटिलेटर को बंद करते हैं, कुछ ही मिनटों के बाद पैगी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। कई महीनों से वो इस बेड पर लेटी तड़प रही थी। डॉक्टर्स भी इस उम्मीद में थे कि कहीं उसकी हालत सुधरेगी और वो वापस पहले जैसी हो सकेगी, लेकिन वो सभी गलत थे। अब ये बात तो साफ थी कि जिसने भी पैगी को मारा उसे तड़पा तड़पा कर मारा। इसी के साथ ये परिवार बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक घर जिसमें बच्चों के खेलने की आवाज आती थी, अब वो सुनसान पड़ चुका था। पैगी के जो बच्चे थे, ड्वेन और उसकी बहन, वो अपने किसी रिलेटिव के पास चले जाते हैं और साथ में पाए अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाता है। अब ये केस भी एक मर्डर का बन चुका था, जिसमें पूरी फैमिली को मारने की कोशिश की गई थी। तो इस केस को पुलिस से लेकर FBI को दे दिया जाता है। अब देखिए, FBI का काम था किलर को ढूंढना। देखिए, जब कोक की बोतल में थैलियम को डाला जाता है, वैसे तो थैलियम ऑडरलेस, यानी कि उसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन कोक की बोतल में डालने के बाद बोतल के नीचे कुछ जम जाता है। अब उससे बचने के लिए किलर ने एक और चीज को डाला था जिससे वो चीज ना हो। इसका मतलब कि जिसने भी ये सब कुछ किया वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और उसे केमिकल्स वगैरह की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। अब जो पैगी का घर था उसके आसपास ज्यादा घर तो नहीं थे, तो FBI की टीम जाती है, आसपास में जितने भी लोग रह रहे थे उनसे जाके बातचीत करती है। इसके बाद में FBI की टीम जाती है एक घर में। इस घर में 2 लोग रहते थे। एक था जॉर्ज ट्रिपेल और उसकी वाइफ डियाना। FBI की टीम उनसे नॉर्मल सवाल जवाब करती है, जो कि वो बाकी सभी घर वालों से कर रहे थे। एक सवाल वो सबसे पूछ रही थी कि आपको क्यों लगता है कि कोई उन्हें मारेगा। वैसे ही तो बाकियों का नॉर्मल रिस्पॉन्स रहता था कि हमें नहीं पता, जो हुआ गलत हुआ, वैसे ही। तो जब यही सवाल जॉर्ज से पूछा गया तो उसने कहा कि शायद कोई नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर रहे। अब ये सुनते ही डिटेक्टिव्स के दिमाग में एक बात आती है, वही लेटर वाली बात। उस लेटर में भी लगभग यही लाइन लिखी हुई थी।
अब FBI का शक तो इस आदमी के ऊपर आ चुका था। अब FBI ये सोचती है कि जरा देखते हैं कि ये आदमी है कौन। तो पता चलता है कि जॉर्ज ट्रिपेल एक केमिस्ट है और उसकी वाइफ ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है केमिस्ट्री में, और ये दोनों बहुत हाई IQ वाले हैं। ये भला कैसे पता चला? क्योंकि ये मेंसा के मेंबर हैं। मेंसा एक ग्रुप है और उसके मेंबर वही लोग बन सकते हैं जिनका IQ दुनिया के टॉप 2% में आता है, यानी कि दुनिया के 98% लोगों से ज्यादा IQ होना चाहिए अगर आपको मेंसा का मेंबर बनना है। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ मेंसा के मेंबर थे। अब पुलिस का पूरा शक इन दोनों के ऊपर था। एक तो इनका बिहेवियर अजीब और प्रोफाइल मैच कर रही थी कि इतना समझदार आदमी होना चाहिए जिसे केमिकल और केमिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज हो। ये सारी चीजें यहाँ पर सही बैठ रही थी। और दूसरा, इनका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब था। अब ये जो डिटेक्टिव थे ये जाते हैं ड्वेन के पास, पैगी के बेटे के पास, और उससे पूछते हैं कि ये जो आदमी है जॉर्ज आपके पड़ोस में रहता है, हमें इसके ऊपर शक है। ड्वेन कहता है कि ये आदमी तो भला मक्खी नहीं मार सकता, ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, ये तो बहुत भोला भाला सीधा आदमी है। अब ड्वेन डिटेक्टिव से बात कर ही रहा था, तभी उसे एक बात याद आती है। वो कहता है कि एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। वो कहता है कि एक बार शाम का टाइम था और मम्मी और पापा यानी कि पैगी और पाए घर के अंदर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे और हम बच्चे ही घर के अंदर थे। तो हमने म्यूजिक लगाया और बस हम एंजॉय करने लगे। तभी घर के बाहर एक कार में से आदमी उतरता है और वो हमें बुलाता है। हम जाते हैं। वो कहता है कि आवाज को कम करो, ये जो पड़ोसी हैं इन्हें प्रॉब्लम होगी। बाद में वो कहता है कि तुम अपने मम्मी पापा को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। बच्चे ये सुनकर डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप चले जाओ। ड्वेन बताता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज ही था। अब पुलिस की टीम ऐसे ही बातचीत करने के लिए जॉर्ज को बुला लेती है। बातचीत होती है लेकिन उससे उन्हें कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पर एक प्लान बनाया जाता है। तारीख आती है 14 अप्रैल 1989। ये जो मेंसा मेंबर्स का ग्रुप था, इन्होंने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था जहां पर सिर्फ जो मेंसा मेंबर्स थे वही पार्टिसिपेट कर सकते थे, और इसे होस्ट कर रहे थे जॉर्ज ट्रिपेल और उसकी वाइफ डियाना। अब इवेंट शुरू होता है। इसमें करना क्या था, इन्होंने एक डिजाइन किया था मर्डर, मतलब एक मिस्ट्री बनाई थी और कुछ क्लू दिए थे और सभी को उनको सोल्व करना था। अब देखिए हाई IQ वाले लोगों का ग्रुप है तो ऐसे ही चीजें होंगी। देखिए सभी लोग इसे सॉल्व करने में लगे हैं, जो जो उनका काम था वो करते हैं और लंच का टाइम आ जाता है। लंच के टाइम में जॉर्ज एक चीज को नोटिस करता है कि एक नई लेडी इस ग्रुप की मेंबर बनी है और वो पहली बार इवेंट को ज्वाइन कर रही है और वो अकेली बैठी हुई थी। जॉर्ज उसके पास जाता है, उससे बात करता है और पूछता है कि आप कौन हो। तो वो औरत अपना नाम शेरी ग्वेन बताती है और कहती है कि मैं न्यू मेंबर हूँ और यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं न्यू फ्लोरिडा में आई हूँ। मैं टेक्सास में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ और अब मेरा डिवोर्स हो चुका है। वो एक लॉयर है। अपनी ऐसी इंफॉर्मेशन वो जॉर्ज को देती है। जॉर्ज भी उससे बातें करता है, दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब ये इवेंट ख़त्म हो रहा था, जो शेरी थी वो जॉर्ज को बताती है कि आई वॉन्ट टू लिव इन द फ्लोरिडा, मतलब मैं फ्लोरिडा में रहना चाहती हूँ, टेक्सास छोड़कर यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट होना चाहती हूँ और मुझे घर लेना है, कि आप मुझे सजेस्ट कर दोगे क्योंकि मुझे ज़्यादा लोग यहाँ पर जानते नहीं हैं। जॉर्ज कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, और यहाँ पर वो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और इवेंट हो जाता है ख़त्म। इसके बाद में वो जो लेडी थी शेरी, वो होटल में जाती है। होटल में जाने के बाद वो सीधा जाती है एक ऑफिस में और वहाँ पर जाकर कहती है कि काम बन गया। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि FBI की अंडर कवर एजेंट थी। इसका काम था और जॉर्ज के साथ मिलना और बातों को निकालना, जितनी हो सके इंफॉर्मेशन जॉर्ज से लेना। अब यहाँ पर ये जो लेडी थी जो शेरी बनी हुई थी, इनका रियल नेम सुजैन था। अब इवेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ सुजैन ये सारी चीजें ऑफिसर्स को बताती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस और बाकी FBI एक सर्च वारंट नहीं निकाल सकती थी और उनका घर ऐसे ही चेक नहीं कर सकती थी क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं थे। इसी वजह से इन्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा था। तभी ऐसे ही सुजैन को कॉल आती है जॉर्ज की तरफ से। जॉर्ज कहता है कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं और अपनी वाइफ के साथ मैं कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें घर ही लेना है तो हमारा ही घर ले लो। अब ये सुनकर सुजैन बहुत खुश होती है और वो कहती है कि हाँ घर तो मैं लूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं घर को देखना चाहती हूँ। सुजैन जाती है जॉर्ज के घर में। घर उसका बहुत अजीब, अंदर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, और वैसे भी ये बड़े से घर में सिर्फ 2 ही लोग रह रहे थे। जॉर्ज सुजैन को पूरा घर दिखाता है। सुजैन वहां जाकर उनके घर का पानी तक नहीं पीती
क्योंकि उसे डर था कि कहीं इसके अंदर ही कुछ ना मिला दिया गया हो। यहाँ पर जॉर्ज सुजैन को एक रूम के अंदर लेकर जाता है और वहां पर एक बुक शेल्फ थी। जॉर्ज कहता है कि देखो ये बुक शेल्फ है ना। सुजैन कहती है कि हाँ, लेकिन तभी वो उसे साइड करता है। उसके पीछे एक सीक्रेट कमरा होता है और उस कमरे के अंदर जाकर ना बाहर की आवाज अंदर आती है ना अंदर की आवाज बाहर जाती है। इस तरीके से वो सीक्रेट कमरा जॉर्ज ने अपने घर के अंदर बनाया हुआ था। अब ये देखकर सुजैन तो समझ आती है कि ये आदमी, चाहे इसने ये मर्डर किया हो या ना किया हो, लेकिन ये नॉर्मल इंसान तो नहीं है। सुजैन फटाफट पूछती है कि आप ये घर कब बेचना चाहोगे? और जॉर्ज कहता है कि कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे, जब भी बेचेंगे आपको ही बेचेंगे। अब यहाँ पर अंडरकवर एजेंट सुजैन, जो कि शेरी ग्वेन बनी हुई थी, इन्हें अपना ये कैरेक्टर काफी लंबा खींचना पड़ रहा था, क्योंकि जब तक जॉर्ज अपना घर नहीं बेचेगा इन्हें बार बार उनसे मिलना होगा, फोन पर बात करनी होगी और इन्हें बार बार उनसे मिलने भी जाना पड़ता था। और जब भी ये मिलने जाती, अगर ये वहां टेबल से उठकर थोड़ा साइड की ओर भी होती और बाद में वापस टेबल पर आती, तो वो वहां पर पड़ा कुछ नहीं खाती। ऐसे ही करते करते दिसंबर का महीना आ जाता है। दिसंबर के महीने में जॉर्ज सुजैन को अपना घर दे देता है और खुद शहर छोड़कर चला जाता है। जब जॉर्ज इस घर को छोड़ता है और सुजैन इस घर में शिफ्ट होती है, उसके कुछ ही घंटों के अंदर FBI की पूरी टीम आती है और घर की अच्छे से छानबीन करती है। फोरेंसिक टीम आती है, जो कुछ भी हो सकता था वो निकालने की कोशिश करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि थैलियम मिलेगा और तब हम इसे पकड़ लेंगे, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती है वो सारे गलत साबित होते हैं। घर के अंदर उन्हें थैलियम मिला ही नहीं। मतलब कि इतने महीने से उन्होंने जो भी मेहनत की वो सारी बेकार चली गई। लेकिन सभी को ये तो पता था कि ये सब कुछ जॉर्ज ने किया है। तो यहाँ पर जो सुजैन थी वो कहती है कि मैं जॉर्ज को बुलाऊंगी, उससे बात करूंगी और बातों ही बातों में उसे सीधा पूछ लूंगी, क्या ये सब कुछ तुमने किया? इससे ये हो सकता था कि जॉर्ज सुजैन को मार दे थैलियम देकर, कि शायद इससे मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया। सुजैन ऐसा ही करती है, जॉर्ज को बुलाती है और वहां पर बैठकर ये दोनों बात करते हैं। सुजैन उससे पूछती है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि पड़ोस में एक मर्डर हुआ है और एक पूरे परिवार को मारने की साजिश रची गई थी। जॉर्ज कहता है कि ओ, तुम उसकी बात कर रही हो, और वो एक नॉर्मल सा मर्डर था और मैंने ये बताना सही नहीं समझा और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये। I think you neglected to tell me something. Oh, what's that? That something had happened in the neighborhood. Oh yeah, somebody got poisoned next door. यहाँ पर सुजैन कहती है कि मैं घर के अंदर थी और डिटेक्टिव आए वहां पर और वो मुझसे ऐसे ही बातें करने लगे इस केस के बारे में। तुम मुझे बताते तो पहले अच्छा रहता, और तुमने मुझे बताया था कि यहाँ पर बहुत सेफ ये एरिया है, लेकिन मुझे लग तो नहीं रहा तुमने इसी वजह से ये शहर तो नहीं छोड़ा। जॉर्ज कहता है कि ऐसे घबराने की बात नहीं है, जिसने भी उस फैमिली को मारने की कोशिश की और जिसे भी मारा वो उनकी पर्सनल लड़ाई थी, ऐसे वो हर किसी को तो मारेंगे नहीं। You weren't afraid, were you? Apparently it was some sort of personal vendetta. I mean, it's not like they're running around poisoning everybody. अब ये यहाँ पर सुनकर सुजैन को लगता है कि अब तो वो श्योर ही थी कि ये सब कुछ जॉर्ज ने किया, क्योंकि अब तक ये मर्डर सॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन इसे कैसे पता कि किसी ने पर्सनल दुश्मनी की वजह से ये सब कुछ किया? इसके बाद में सुजैन उसे पूछती है कि डिटेक्टिव तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि वो कैसा आदमी है और कैसी चीजें। अब ये सुनकर जॉर्ज थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है। वो पूछता है कि और क्या पूछ रहे थे और तुमने क्या बताया? Only reason they would be interested in me, of course, would And they didn't tell me what it was in reference to. oh, of course. जॉर्ज कहता है कि तुम मेरे नए घर में आओ जो मैंने अभी लिया है, मैं तुम्हें एक हाउस टूर देता हूँ। सुजैन कहती है कि कोई बात नहीं, हम आगे देख लेंगे। जॉर्ज बार बार 2-3 बार यही बात कहता है कि मैं तुम्हें हाउस टूर देता हूँ, एक बार आओ मेरे घर में। Time is 11:30 and he's leaving. He's very worried. तो इसके बाद में वो मना कर देती है और वहां से आ जाती है। इसके बाद में FBI की टीम पूरी तरीके से फिर से इन्वेस्टिगेशन करती है घर में और फिर से फोरेंसिक टीम को कहती है कि जहां से भी निकले कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करो। और एंड में उन्हें थैलियम मिल ही जाता है। और जब ये थैलियम मिलता है वो सीधा जाते हैं जॉर्ज के पास और उसे करते हैं अरेस्ट। बाकी चीजों के बाद जॉर्ज को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट में जॉर्ज के सामने आती है सुजैन और उसे सब कुछ बता देती है कि वो अंडरकवर एजेंट थी और वो ये सब कुछ नाटक कर रही थी। ये सुनकर जॉर्ज कहता है कि हाँ ओके, वो इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रहा था, क्योंकि शायद उसे पहले ही पता चल गया था कि ये एक अंडरकवर एजेंट है।
2 दिन पहले जब पुलिस ने जॉर्ज के नए वाले घर के अंदर तलाशी ली तो वहां भी उन्हें एक सीक्रेट कमरा मिला और उस सीक्रेट रूम के अंदर एक तो वो साउंड प्रूफ था, ना बाहर की आवाज अंदर ना अंदर की आवाज बाहर। दूसरा वहां पर एक टॉर्चर बेड मिला और वहां पर कुछ मैनिक्विन पड़े हुए थे जिनके मुंह लपेटे हुए थे, अजीब उनकी हालत की गई थी। और शायद वो जब 2-3 बार उस समय सुजैन को कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें अपना हाउस टूर देता हूं, अगर सुजैन वहां पर चली जाती तो शायद कभी वापिस ना आती। तो खैर कोर्ट में केस चलता है, पुलिस कई सारे सबूत पेश करती है। बाद में कई सबूत प्रूफ देखने के बाद कोर्ट गिल्टी मानता है जॉर्ज ट्रिपेल को पैगी करके मर्डर के लिए और उसके पूरी परिवार को मारने की कोशिश के लिए। देखे जॉर्ज चाहे जितना भी स्मार्ट हो लेकिन वो सुजैन जितना स्मार्ट नहीं था और सुजैन ने ये सब कुछ उस फैमिली के लिए किया जिन्हें शायद वो अच्छे से जानती भी नहीं थी। लेकिन वो एक बात जानती थी कि उस फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था और जिसका इंसाफ सुजैन ने अपनी जान की कीमत लगाकर उन्हें दिया। लेकिन जो कुछ भी हो, एक ही पल में एक पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और इसकी भरपाई शायद जस्टिस से भी ना हो पाए। एक ओल्ड कपल एक बहुत सुनसान से इलाके में अकेला एक घर में रह रहा था और उस घर में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी ने भी कभी सोचा नहीं था। इस केस को जरूर देखिए और वनेम शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस।